फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के रिजर्व पुलिस लाइन में इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग हुई है चुनाव को लेकर, जिसमें जिला अधिकारी प्रयागराज, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज व मंडल आयुक्त प्रयागराज समेत मध्य प्रदेश के रीवा रेंज के आईजी व मंडल आयुक्त शामिल हुए हैं, जिसमें आपसी संवाद किया गया कि ज्वाइंट होकर किस तरह से कार्य किया जाए, जिससे कि बॉर्डर से आदान प्रदान होने वाली चीज़ों को रोका जा सके। चुनाव के दौरान क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। आगामी चुनाव के दृष्टिगत ये मध्य प्रदेश के ऑफिशियल्स और उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल्स के बीच में समन्वय बैठक इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग हुई है। कमिश्नर रीवा साहब, आईजी जोन रीवा, कमिश्नर प्रयागराज, डीएम प्रयागराज, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज की पूरी टीम और अन्य सभी विभागों की टीमों के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया है। दोनों स्टेट्स के बीच में समन्वय बहुत अच्छा है। इसमें और माइनर इश्यूज़ आपस में तय कर लिए गए हैं कि कहाँ कहाँ हम लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है। जो हमारे बॉर्डर के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पहले फ़ेज़ और सेकंड फ़ेज़ में कवर हो रहे हैं और इस बार के बॉर्डर्स 5th और 6th फ़ेज़ में कवर हो रहे हैं। तो उसके लिए माइक्रो लेवल तक क्या क्या समन्वय करना है, क्या हमें एक्शंस लेने हैं, वो सब डिसाइड कर लिया गया है। बहुत अच्छे माहौल में ये बैठक समाप्त हुई। कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी अच्छा है, चुनाव के दृष्टिगत और बेहतर किया जाएगा। बॉर्डरों में एक समस्या रहती है चुनावों के दौरान अवैध रूप से मादक पदार्थों के हर डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट, ट्रेजरी के ऑफिसर्स, चुनाव के दृष्टिगत एफएस एसएसटी की टीम्स के द्वारा जो जो चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, मल्टी डिपार्टमेंटल मीटिंग थी। हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने दोनों साइड से प्रतिभाग किया है और विशेष नज़र रखी जाएगी लिकर, कैश, प्रेशस मेटल्स, इस तरह के जो भी चीज़ हैं उनके मूवमेंट्स पे विशेष नज़र रखी जाएगी। अगर कोई ऐसा थैंक यू। हम करेंगे, डोंट वरी। सर, आज मीटिंग हुई है, क्या कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए? नहीं, एक्चुअली ये बॉर्डर मीटिंग थी और इलेक्शन कमीशन के निर्देश के आधार पर ये बैठक हर बार आयोजित की जाती है। इस बार भी आयोजित की गई थी। इससे फ़ायदा ये होता है कि सभी अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो जाता है और जब चुनाव का टाइम होता है तो बॉर्डर प्रॉपरली सील कर दी जाती है और जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह पर रोक लगाने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। बड़ी खुशी की बात है कि यूपी की ओर से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। अभी हमारे मीटिंग में जो हमारे साथी अधिकारियों ने बताया, कोऑर्डिनेशन दोनों ओर से अच्छा है और इस कोऑर्डिनेशन को और बेटर बनाने के लिए बैठक की गई है। मैं यूपी पुलिस को, यूपी के ऑफिशियल्स को थैंक्स दूंगा कि उन्होंने अच्छे से इसको कोऑर्डिनेट किया और आगे फ्यूचर में भी हम फर्स्ट और सेकंड फेज़ में हम हैं और 5th और 6th फेज़ में यूपी का बॉर्डर है, इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो हम लोग इनको हेल्प करेंगे, वो ये हमें हेल्प करेंगे। थैंक यू। विशेष तौर पे किस चीज़ पे चर्चा हुई इस मीटिंग में? विशेष तौर पे तो गुंडे बदमाशों का है, लीकर ट्रांसपोर्टेशन है, अदर नार्कोटिक प्रोडक्ट्स है, उसके ट्रांसपोर्टेशन इनको रोकने के लिए सोचा गया। थैंक यू। आज इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग थी चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए। तो दोनों स्टेट्स के बीच में जो बॉर्डर पे जितने भी थाने हैं, जितने भी चेक पोस्ट हैं, एसएसटी एफएसटी है, उसको लेकर और कितने और भी इश्यूज़ हैं जो कि बॉर्डर में जो भी यहाँ से चुनाव में यूज़ करने के लिए कई बार लीकर जाता है या जो भी बाकी के इश्यूज़ हैं, कैश जाता है, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ा जाए, कैसे उस पर नियंत्रण रखा जाए और जॉइंट टीम की तरह जो है काम करें, इसी के लिए समन्वय मीटिंग थी। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सीपी साहब का, जिनके यहाँ पर मार्गदर्शन में ये कार्रवाई हुई है और बहुत अच्छा कोऑपरेशन है वैसे स्टेट्स का अभी। थैंक यू। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई हुई है, तो साथ ही जहां श्री कृष्ण कूप में पूजा की अर्जी पर आज सुनवाई हुई है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में कई सबूत पेश करते हुए बहस की है, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई जारी रहेगी। एक केस में और मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखेगा, जिसके बाद हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगा। जस्टिस मयंक जैन की कोर्ट में सुनवाई हो रही है और क्या कुछ कहना है अधिवक्ता का, ये दिखाते हैं। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले को लेकर के माननीय जस्टिस मयंक जैन साहब की कोर्ट नंबर 89 में आज सुनवाई हुई और जिसमें विशेष रूप से हमने आज माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था
कि हम प्राचीन समय से कृष्णकूप की पूजा करते रहे हैं। यानी कृष्णकूप जो बजनाभ भगवान के द्वारा बनवाया गया था और वहीं से भगवान कृष्ण के विग्रह के लिए जल अभिषेक के लिए ले जाया जाता था, जो शाही ईदगाह की मस्जिद की सीढ़ियों पर बना हुआ है। और हमारा ये मानना था कि आज वहाँ पुलिस की अभिरक्षा में पूजा हुई है, वहाँ कल विशेष पूजा है, तो माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि वहाँ के लिए लोकल स्थानीय प्रशासन के लिए डायरेक्शन दिया जाए कि हम वहाँ विधिवत रूप से पूजा कर सके, क्योंकि 2022 में और 2023 में मुस्लिम पक्ष के द्वारा वहाँ हिंड्रेंस पैदा किया गया था, अवरोध पैदा किया गया था, और इस वजह से पुलिस अभिरक्षा में हम पूजा कर पाए थे। तो अब हमारा मानना है कि माननीय न्यायालय के बिना पुलिस अभिरक्षा के हम वहाँ पूजा कर सके, तो हमने आज इसको लेकर के विशेष तथ्य भी रखे माननीय न्यायालय के समक्ष, वहाँ के फोटोग्राफ भी दाखिल किए, सिटी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भी हमने दाखिल की, और हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि अगर वहाँ हमारी पूजा नहीं हुई तो सनातन धर्म प्रेमियों को बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि बड़े पुरातन समय से लगभग 5000 साल से हम वहाँ पूजा करते रहे। तो कोर्ट ने हम सुना है, लेकिन शाही ईदगाह पक्ष के लोगों ने जान करके आज हमारी जो एप्लीकेशन थी उसका जवाब आज हमको दिया है। तो उनका कहना था कि साहब हमको जवाब आज हमने दाखिल किया है, तो हमारा जवाब दाखिल कर दिया जाए। लेकिन हमारा ये मानना था माननीय न्यायालय से कि जवाब के चक्कर में रहेंगे तो हमारी पूजा रुक जाएगी। तो हमने न्यायालय से अनुरोध किया था कि किसी हाल मीनवाइल हमें ये आदेशित करें वहाँ के लोकल प्रशासन को, हम अपनी पूजा कर सकें। आज विशेष रूप से शाही ईदगाह पक्ष ने 5 पर 17 पर अपना जवाब अपनी आर्गुमेंट किया है, 7-11 पर, 4 पर भी उन्होंने 7-11 पर अपने ऑब्जेक्शन दाखिल किए हैं। इसके अलावा हमने हिंदू पक्ष ने भी उनके कुछ टेम्परेरी ऑब्जेक्शन से उनका भी हमने जवाब दिया है, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का टेम्परेरी ऑब्जेक्शन हमने दाखिल किया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप उपासना अधिनियम 1991 की धारा, मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 का भी हमने जवाब दाखिल किया है। तो अभी माननीय न्यायालय ने अभी इसको होल्ड किया हुआ है, अभी ऑर्डर आएगा, उसमें डेट भी निर्धारित नहीं की गई है, डेट अभी आ जाएगी, वो आपको बता दी जाएगी। सर, बात की जाए अगर मुस्लिम पक्ष लगातार कई तारीखों से लगातार वो सिर्फ अपना ही पक्ष रख रहा है, और कोर्ट ने आज हिंदू पक्ष के लिए नियत कर लिया था, तो क्या अब मुस्लिम पक्ष की आर्गुमेंट पूरी हो गई? अगर नहीं हुई है तो अगली तारीख क्या होना है? देखिए, ये मुस्लिम पक्ष की एक रणनीति रही है। जब मथुरा में कोई केस चल रहा था तो हाई कोर्ट आ गए थे, हाई कोर्ट आ गया तब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अब हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो जवाब दाखिल नहीं करते। इसको वो लिंगर ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आज तक कोई सिंगल डॉक्यूमेंट वो दाखिल नहीं कर पाए। तो वो जान करके चाहते हैं कि लंबी बहस करेंगे, जितना लंबा इसको ले जाएंगे, इसी टैक्टिक्स के तहत उसे लंबा खींच रहे हैं। हाँ, अभी मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रख रहा है, अभी 2 केसों में और उनको पक्ष रखना है, और कुछ नहीं रख रहा है। वो सेम चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को, कोई नए फैक्ट्स उनके पास नहीं है। कभी उपासना अधिनियम की बात करते हैं, कभी पजेशन एक्ट की बात करते हैं, कभी स्मारक अधिनियम की बात करते हैं। इसमें सुनवाई भी जारी है। अभी माननीय न्यायालय के द्वारा हमने विशेष रूप से आज न्यायालय से कृष्णकूप की पूजा के लिए आदेश करने के लिए अनुरोध किया था, उस पर भी आदेश रिजर्व कर लिया गया है, और अग्रिम तारीख कब नियत की जाएगी वो अभी 1 घंटे बाद मालूम पड़ जाएगा, जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां किन्नर अखाड़े के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और भव्य कार्यक्रम का आयोजन दुर्गा सप्तमी के मौके पर जहां जागरण का आयोजन हुआ, तो वहीं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी का जन्म दिवस भी धूमधाम से मनाया गया। और साथ ही ऐसे में जागरण के कलाकारों के द्वारा जहां प्रस्तुति पेश की गई, तो शिव महिमा का भी यहां पर आयोजन हुआ, जिसमें ऐसा लग रहा था कि मानो भोलेनाथ धरती पर आ गए हों, और हर कोई इस स्वरूप को देखकर भक्ति में लीन हो गया। वहीं किन्नर समाज के लोगों ने भी जागरण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो चारों तरफ भोले बाबा के जयकारे लगातार लगते रहे। तो वहीं किस तरह का कार्यक्रम था और किस तरह से इसका आयोजन हुआ, क्या कुछ कहना है किन्नर अखाड़े की सदस्यों का, आइए दिखाते हैं आपको। श्री महाकाल, मैं महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी जी की शिष्या संजना नंदगिरी। आज हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था, उनका जन्म दिवस था, तो आज हमारे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया, माता रानी का जागरण भंडारा रखा गया, ये पूजा पाठ की गई, और इसी तरीके से उनका जन्मोत्सव मनाया गया। सब शिष्यों ने मिलके, क्योंकि माता जी को पता भी नहीं, सब शिष्यों ने मिलके माता जी के लिए एक जागरण रखा है, भंडारा रखा। जय श्री महाकाल, मैं बोल रही हूँ कौशल्यानंद गिरी शिष्य शोभानंद गिरी। आज हमारे गुरु जी का जन्मदिन है, हम लोग को खुशियाँ मनाते हैं। उस समय हर साल उनका जन्मदिन 1 अप्रैल को होता है,
हम लोग जागरण भी रखते हैं, भंडारा भी रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। हमारे गुरु के जन्मदिन पे हम लोग खूब खुशियां मनाते हैं। और हमारे जो अगल बगल प्रयागराज के सबको हमने दावत देके भंडारा कराते हैं और सबको पूजा पाठ करते हैं। माँ का जन्मदिन में हम लोग को बधाई देते हैं और एक नहीं पूरा देशवासी माँ को बधाई देते हैं। जैसे संगम नगरी प्रयागराज के करैली क्षेत्र में गॉस मेडिकेयर सेंटर की ओर से रोज़ा अफ्तार का आयोजन किया गया। एक गेस्ट हाउस में जहां रोज़ा अफ्तार का आयोजन हुआ तो वहीं इस रोज़े अफ्तार में भारतीय संस्कृति की अनोखी मिसाल पेश करते हुए एक झलक दिखाई दी, जहां हिंदू मुस्लिम ने साथ बैठकर रोज़ा अफ्तार किया और साथ ही रोज़े के समय ईश्वर से प्रार्थना की देश की अमन शांति सुकून के लिए। तो जिसके बाद सभी लोगों ने रोज़ा खोला। बता दें डॉक्टर फिरोज़ भी यहां आम लोगों के साथ रोज़ा खोलते दिखाई दिए और रोज़े अफ्तार में एक के साथ बुद्धिजीवी प्रशासनिक व सभी लोग शामिल हुए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिसके बाद मगरिब की बाजमात लोगों ने नमाज अदा की और देश की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं रोज़ा अफ्तार करैली क्षेत्र में गॉस मेडिकेयर की ओर से आयोजित किया गया था। संगम नगरी प्रयागराज के फाफामऊ थाना क्षेत्र के गद्दोपुर में जहां कल रात एक संदीप पाल बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो वहीं अब इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त अर्श को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान अर्श वहां मोटरसाइकिल से गुजर रहा था और पुलिस पार्टी को देखते हुए उसने पुलिस पर तमंचे से हमला कर दिया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अर्श के पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए सारण भर्ती कराया गया है। और उसके पास से पुलिस ने अवैध तमंचा और एक बाइक बरामद की है। अब पुलिस उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ कहना है डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। दिनांक 31 मार्च 2024 की रात्रि को गद्दोपुर क्षेत्र थाना फाफामऊ से सूचना प्राप्त हुई कि संदीप पाल पुत्र संतोष पाल को पुरानी रंजिश के चलते अर्श उर्फ बुल्ला पुत्र मकबूल अहमद द्वारा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है, जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उक्त प्रकरण में मृतक के भाई रंजीत पाल द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना फाफामऊ में पंजीकृत किया गया है। घटना के अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों द्वारा थाना फाफामऊ क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी, जिस चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायरिंग में इस व्यक्ति को पैर में गोली लगी है। इस व्यक्ति की पहचान अभियुक्त अर्श उर्फ बुल्ला के रूप में हुई है। अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया है और इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर थाना फाफामऊ पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।